हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री रसायन विज्ञान और जिसमें हमने स्टार्ट किया हुआ है हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अम्ल सार तथा लवण, जिसको हम कह सकते हैं एसिड बेस एंड सोल्ट, जिसके अंदर हम एसिड जो है टॉपिक वो पढ़ चुके हैं। एसिड के बारे में हमने डिटेल में बात कर ली थी। आज जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज द बेस। कौन सा टॉपिक होगा हमारा आज? सार, या फिर आप कह सकते हैं भस्म। तो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? आज हम सार स्टार्ट करने वाले हैं। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का हमारा टॉपिक है दैट इज द बेस, और आप कह सकते हैं क्या? भस्म, और इसे कई बार सार भी कहा जाता है। पर बेसिकली इन दो टर्म में डिफरेंस है, हम डिस्कस करेंगे। देखना, तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? बेस। किस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं हम? ये किस यूनिट के अंदर पढ़ रहे हैं? तो हमारी कौन सी यूनिट चल रही है? देखो हमारी यूनिट चल रही है एसिड बेस एंड सोल्ट। और हम क्या कह सकते हैं बच्चों? हम कह सकते हैं अम्ल सार तथा लवण, हम ये पढ़ रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, अब हम बेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कि जो बेस होता है, ठीक है, या फिर भस्म या फिर इसे सार भी कह दिया जाता है, ये आपके पास क्या होता है? जनरली हम बात करते हैं, देखिए कोई भी सब्सटेंस आपको दे दिया जाए तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये दिया हुआ सब्सटेंस है, ये बेस है? तो बहुत ही एक सिंपल सी बात है कि जो बेस होते हैं ना, जो सार होते हैं, दे आर बिटर इन टेस्ट, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या कहा मैंने? जो बेस होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर होते हैं। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या कि जो हमारे पास बेस है इसका टेस्ट कैसा होता है? इसका टेस्ट बिटर होता है, इनका स्वाद कड़वा होता है। ये कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। फर्स्ट पॉइंट आप कैसे याद रख सकते हो? तो बी फॉर बेस और बी फॉर बिटर। तो बेस क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। और आपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था? अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। दूसरा देखिए हम क्या कह सकते हैं? बेस हमारे पास वो होते हैं, उन सब्सटेंस को हम बेसिक कहेंगे, सारीय कहेंगे, जिनका पीएच 7 से ज्यादा होगा। क्या कहा मैंने? जिनकी जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होगी? 7 से ज्यादा होगी। पीएच के बारे में हम अलग से डिस्कस करेंगे डिटेल में कि पीएच क्या होता है, कैसे ये वेरी करता है। क्लियर? तो ये आपके पास क्या थी? दो बेसिक बातें थी। और थर्ड हमने क्या बोला? जो सार होता है वो क्या करता है? लाल रंग के लिटमस को नीले रंग के लिटमस में बदल देता है। ध्यान से सुनो, क्या कहा मैंने? जो सार होता है वो क्या करता है? जो ब्लू लिटमस, जो रेड लिटमस है, रेड लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देता है? ब्लू लिटमस में। देखिए सार क्या होता है? जो आपके पास लाल रंग के लिटमस को, ठीक है, लाल रंग के लिटमस को किस में बदल दे? नीले रंग के लिटमस में। और आप कैसे कह सकते हैं? दैट कन्वर्ट रेड लिटमस इनटू ब्लू लिटमस। ठीक है, किस में कन्वर्ट कर दे? ब्लू लिटमस। तो आप कैसे याद कर सकते हैं इसको? बी से आपके पास क्या स्टार्ट होता है? बेस, और बी से एंडिंग पॉइंट क्या है? ब्लू। तो आपको ध्यान रखना है कि जो बेस होता है, ठीक है, उसके अंदर जो ये किसको कन्वर्ट करता है? रेड को किस में कन्वर्ट कर देता है? ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। लाल रंग के लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है? देखिए, क्योंकि हमारे लिए तो क्वेश्चन देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में क्वेश्चन आता है कि एक सब्सटेंस है, वो क्या करता है? लाल रंग के लिटमस को नीले रंग में बदल देता है। बताइए वो किस प्रकृति का है? उसका नेचर क्या है? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, या कोई भी नहीं? तो अगर वो लाल रंग को नीले रंग के लिटमस में बदल रहा है तो वो सब्सटेंस कैसा होगा नेचर में? वो बेस होगा। क्या होगा बच्चों? वो बेस होगा। ठीक है, तो हमने बिल्कुल ही बेसिक से स्टार्ट किया क्या कि जो बेस होता है जिसे हम भस्म कह देते हैं, सार कह देते हैं, क्या होता है? बेस हम उसको कहते हैं जो जिनका टेस्ट कैसा हो? बिटर हो, जो स्वाद में क्या हो? खट्टे हो। फिर हमने बोला कि बेस क्या होते हैं? जिनका पीएच मान क्या हो? 7 से ज्यादा हो। फिर हमने क्या बोला? बेस जो है, सार जो है, वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो क्या करता है? लाल रंग के लिटमस को नीले रंग के लिटमस में बदल देता है, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, उसके बाद जो बेस है, जो सार है, इसके अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग डेफिनेशंस दी। तो उसके अकॉर्डिंग अब हम बात करते हैं कि बेस क्या होता है। तो देखिए जिसमें हमारे पास जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है सार के लिए, वो आपके पास आता है अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। क्या आता है?
अर्हेनियस थ्योरी के अकॉर्डिंग, अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट आता है। अर्हेनियस एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बात की थी अम्ल की और सार की। तो अम्ल का क्या सिद्धांत था अर्हेनियस का, वो हम हमारे पीछे वाले लेक्चर में कर चुके। अब हम किसका कर रहे हैं, सार का। ठीक है, तो अर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बेस वो सब्सटेंस होगा, ध्यान से सुनना। अर्हेनियस जी ने कहा कि आप सार उसे कहेंगे जिसे आप जब वाटर में डिसोल्व करें, वाटर में डिसोल्व करने के बाद वो क्या दे दे, हाइड्रोक्सिल आयन दे दे, या फिर आप कह सकते हो हाइड्रोक्साइड आयन दे दे। कैसे, देखिए क्या कहा मैंने, हम बेस लेंगे, बेस सपोज कीजिए आपने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, क्या कहते हैं इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। जब हम इसको वाटर में डिसोल्व करें, वाटर में डिसोल्व करने के बाद ये क्या दे दे, ये एक्चुअल में ऐसे बनता है, देखना Na पॉजिटिव aqueous और प्लस में OH नेगेटिव aqueous। ठीक है, प्लस में क्या, OH नेगेटिव aqueous होता है। और क्या कहा मैंने आपको कि ऐसे सब्सटेंस जिनको वाटर में डिसोल्व करने के बाद, जिनको पानी में घोलने के बाद हमें क्या दे दे, OH नेगेटिव आयन दे दे, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम बेस कहते हैं। अर्हेनियस के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, बेस होता है, सार होता है। ठीक है, तो OH नेगेटिव आयन को क्या कहा जाता है, इसे हाइड्रोक्साइड आयन भी बोल देते हैं और इसे हाइड्रोक्सिल आयन भी बोल देते हैं। क्या कहा मैंने, या तो हाइड्रोक्साइड आयन या तो आप इसको क्या कह सकते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन कह देते हैं। ठीक है, ये कहा जाता है। तो आप ये, लेकिन यहां पर आप क्या चीज देख रहे हो कि अर्हेनियस के कॉन्सेप्ट में किसकी इंपॉर्टेंस है, वाटर की इंपॉर्टेंस है। अर्हेनियस ने कहा कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसको आप वाटर में मिक्स करते हैं और वाटर में मिक्स करने के बाद वो आपको क्या दे दे, OH नेगेटिव आयन दे दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम सार कहेंगे। ये तो था अर्हेनियस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड आते हैं, वो हमारे पास होते हैं ब्रोंस्टीड-लोरेजी। देखिए ब्रोंस्टीड-लोरी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से सुनना, पेपर में आता है ब्रोंस्टीड-लोरी के अकॉर्डिंग सार क्या होता है। ठीक है, तो ब्रोंस्टीड-लोरी का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ब्रोंस्टीड-लोरेजी ने कहा कि बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या दे, OH नेगेटिव आयन दे, जो क्या दे, OH नेगेटिव आयन दे, हाइड्रोक्साइड आयन दे, क्या दे, जो आपको हाइड्रोक्साइड आयन, और इसे हम हाइड्रोक्सिल आयन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन भी बोल देते हैं। अब ध्यान से सुनना थोड़ी बात, आप कहेंगे आपने तो अर्हेनियस के कॉन्सेप्ट में भी यही बताया था कि जो OH नेगेटिव आयन दे, पर देखिए यहां पर डिफरेंस है। अर्हेनियस के कॉन्सेप्ट में हमने क्या लिया था, जो विलयन लिया था, जो सॉल्वेंट लिया था वो वाटर था, लेकिन मैंने यहां पर कहीं भी वाटर का नाम नहीं लिया। ठीक है, तो जो आपके पास ब्रोंस्टीड-लोरी का कॉन्सेप्ट है, ये क्या कहता है, बेस वो सब्सटेंस होता है जो हमें OH नेगेटिव आयन दे, चाहे वाटर हो या ना हो। तो ये डिफरेंस हुआ, क्लियर। तो जो आपके पास होता है, इसमें आप नॉर्मली एग्जांपल तो आप यही ले सकते हो, NaOH, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर कंपल्सन नहीं है वाटर की, किसी और विलयन भी, कोई और विलयन भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये सेकंड कॉन्सेप्ट था ब्रोंस्टीड-लोरी का। उसके बाद देखिए हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम बोलते हैं लुईस बेस। किसे कहते हैं, लुईस एक साइंटिस्ट थे, उनका कॉन्सेप्ट आता है। किसका कॉन्सेप्ट आता है, लुईस का कॉन्सेप्ट आता है। आपको लुईस के सिद्धांत को देखना है, लुईस के अकॉर्डिंग बेस क्या होता है, सार क्या होता है। देखिए लुईस क्या कहते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हो, मतलब जो निर्जल इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको दान कर दें। कैसे, देखिए क्या कहा मैंने, बेस वो होता है जो क्या कर दे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। आप कहेंगे मैडम ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन जो फ्री होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, जो बॉन्ड नहीं बनाते। कैसे, देखना मैं आपको एग्जांपल दे रही हूं। मैंने लिखा NH3, क्या कहते हैं बच्चों NH3 को, अमोनिया। क्या कहते हैं NH3 को, अमोनिया। तो अमोनिया के ऊपर क्या होता है, ये दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए अमोनिया के दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री है, इन्होंने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इनको आप क्या कहेंगे, इनको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। होता क्या है, ये आपके पास एक कंपाउंड है BF3, NH3 ने क्या किया, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया किसको, BF3 को, और ये बन गया। तो
तो अब देखना यहाँ पे इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना बच्चों, उसे बेस बोलते हैं। कौन सा बेस बोलते हैं? उसे बोलते हैं लुईस बेस। क्या बोलते हैं बच्चों? लुईस बेस। पर जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, कल वाले लेक्चर में हमने बात की थी, उसे हम क्या कहते हैं लुईस के अकॉर्डिंग? उसे हम कहते हैं एसिड। तो यहाँ पर BF3 किसका काम कर रहा है बच्चों? लुईस एसिड का। और जो NH3 है ये किसका काम कर रहा है? लुईस बेस का। और ये अमोनिया ने अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डोनेट किया किसको? BF3 को। और ये जो बॉन्ड बना है, बॉन्ड, ठीक है, इस बॉन्ड को हम एक्चुअल में ऐसे दिखा देते हैं, ये करेक्शन में, ये जो बॉन्ड बना है इस बॉन्ड को क्या कहा जाता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? सहसंयोजक, उप सहसंयोजक आबंध। क्या कहा जाता है बच्चों? इसे उप सहसंयोजक आबंध कहा जाता है। ठीक है, उप सहसंयोजक आबंध कहा जाता है। ये ध्यान रखना है आपको। क्या कहा जाता है? उप सहसंयोजक आबंध कहा जाता है। ठीक है। और जो आपके पास सार होते हैं ना बच्चों, जो बेस होते हैं ना, ये कैसे होते हैं? ये सोपी इन टच, ये साबुन की तरह फील देते हैं जब हम इनको टच करते हैं। ठीक है, स्लिपरी से, सोपी से होते हैं टच में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बेस के बारे में बात करें तो आपने बेस क्या पढ़ा? आपने ये कहा, क्या, ध्यान से देखना, आपने कहा कि जो हमारे पास बेस होता है वो क्या होता है? यहाँ आ जाइए। जो बेस होता है आपके पास, हम उसे भस्म कह देते हैं या सार कह देते हैं। ये क्या होता है? जो स्वाद में क्या हो? कड़वे, जिसका pH क्या हो? 7 से ज्यादा, जो लाल रंग के लिटमस को किस में बदल दे? नीले रंग के लिटमस में। ठीक है। और अर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस क्या होता है? जब वाटर में डिजोल्व करें, वाटर में डिजोल्व करने के बाद वो क्या दे दे? हाइड्रोक्साइड आयन दे दे। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? देखना ध्यान से। उसके बाद आपने क्या पढ़ा? अगर हम बात करें, उसके बाद आपने ये कहा ब्रोंस्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट, फिर आपने किसका पढ़ा? लुईस का कॉन्सेप्ट पढ़ा। समझ में आई बात? किसका कॉन्सेप्ट पढ़ा? लुईस का कॉन्सेप्ट पढ़ा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपने क्या पढ़ा कि जो सार होते हैं ना वो टच में कैसे होते हैं? सोपी होते हैं। अब सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिएगा। क्या? कि जो बेस होते हैं सोपी होते हैं टच में, और बेस क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। क्या कहा मैंने? ये बिजली के सुचालक होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और आप क्या कह देंगे कि जो सार होते हैं ना ये बिजली के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? बिजली के सुचालक होते हैं। समझ आई बात? क्या होते हैं? बिजली के सुचालक होते हैं। क्लियर? ये बेस के बारे में कुछ बातें थी। अब देखिए हम बात करते हैं टाइप ऑफ बेस। हमारे पास जो सार होते हैं वो किस टाइप के हो सकते हैं? देखना ध्यान से। टाइप ऑफ बेस, टाइप ऑफ बेस, और आप कह सकते हैं क्या? सार के प्रकार या फिर भस्म के प्रकार। देखिए बच्चे ध्यान से, जो सार होता है हमारे पास, हम दो तरह के बोलते हैं बेसिकली। एक हम बोलते हैं क्या? स्ट्रॉन्ग बेस, जिसे आप क्या कह देते हो? परबल सार कह देते हो बच्चों। क्या कह देते हो? जिसे परबल सार कहा जाता है। और सेकंड हमारे पास क्या होता है? वीक बेस। क्या होता है? वीक बेस, जिसे क्या कहा जाता है? दुर्बल सार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे दुर्बल सार कहा जाता है। अब देखिए इसके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? जब भी आप किसी भी बेस को वाटर के अंदर ऐड करो और वो क्या करे? कंप्लीटली आयनाइज हो जाए, जो 100% आयंस में ब्रेक हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? परबल सार कहते हैं। और जो क्या हो? पार्शली आयनाइज हो, जो कम आयनाइज हो, उसे हम क्या कहते हैं? दुर्बल सार कहते हैं। कहने का मतलब क्या? जो 100% आयंस में टूट जाएं, ठीक है, जिसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं, ठीक है, उसको आप क्या कहेंगे? उसको हम परबल सार कहेंगे। और जो क्या हो? इनकम्प्लीटली आयनाइज हो, और आप क्या कह सकते हैं? जो पार्शली आयनाइज हो, उसे हम क्या कहेंगे? दुर्बल सार कहेंगे। क्या कहेंगे? दुर्बल सार कहेंगे। तो देखिए जो अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस में बात करें तो हमारे पास क्या आता है? हमारे पास आता है इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसे आप क्या कह देते हैं? कास्टिक सोडा भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कास्टिक सोडा। उसके बाद आपके पास क्या आता है? NaOH के बाद आपके पास आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH की ट्वाइस, जिसे क्या कहते हैं बच्चों? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्लस, और आप इसे क्या कह सकते हैं? देखना थोड़ा ध्यान से, Mg को बोलेंगे मैग्नीशियम और OH को बोलेंगे हाइड्रो ऑक्साइड। तो आप इसे क्या कह देंगे? मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। और इसका दूसरा नाम क्या होगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका सूत्र क्या होगा? MgOH की ट्वाइस। और क्या होता है देखना आपके पास स्ट्रॉन्ग में? पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, क्योंकि K के लिए हम बोलते हैं पोटेशियम और OH के लिए बच्चों हम क्या बोलते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं। आपको ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं? हाइड्रो ऑक्साइड बोलते हैं।
क्लियर हुई बात? ठीक है, तो आपके पास पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है, आपको क्वेश्चन ऐसे दे देगा, निम्नलिखित में से कौन सा परबल सार है, और नीचे आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको ध्यान रखना और इनमें से कोई एक मिल जाएगा। तो परबल सार कौन कौन से हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप क्या कह देते हैं, कास्टिक सोडा भी कह देते हैं। फिर आपके पास कौन है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे आप क्या कह देते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कह देते हैं। क्या सूत्र होता है इसका? इसका सूत्र होता है MgOH की ट्वाइस। उसके बाद आपके पास क्या आता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा? KOH। क्लियर? उसके बाद हमारे पास आता है दुर्बल सार। ठीक है, दुर्बल सार मैंने क्या कहा, जब हम इनको वाटर में डिसोल्व करें तो ये क्या हो? पार्शली आयनाइज हो, 100% आयनों में ना टूटे। अब पूरी तरह से जो आयनों में ना टूटे उन्हें आप क्या कहते हैं? उन्हें हम दुर्बल सार कहते हैं। तो देखिए दुर्बल सार का एग्जाम्पल आपके पास क्या आता है, लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। क्या कहते हैं बच्चों? इसे याद रखना है आपको, अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? अमोनियम हाइड्रो ऑक्साइड कहा जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि बेस 2 टाइप के, कौन से? स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है। एक तो आपके पास आता है बच्चों अल्कली, और एक आपके पास टर्म आती है बेस। ध्यान से सुनना, अगर हम इसको एग्जैक्टली देखें तो जो अल्कली होता है ये इसे हम कह देते हैं सार, और जो बेस होता है ना इसे हम कह देते हैं भस्म। क्या कह देते हैं? भस्म। अब कहते हैं क्या डिफरेंस है अल्कली और बेस में? देखिए ऐसे बेस जो वाटर सोल्यूबल हो, क्या कहा मैंने? ऐसे बेस जो पानी में मिक्स हो जाएं, वाटर सोल्यूबल हो। ठीक है, ऐसे बेस, ऐसे जो आपके पास भस्म जो वाटर सोल्यूबल हो, जो पानी में घुलनशील हो, क्या कहेंगे आप? जो क्या हो? पानी में घुलनशील। ठीक है, उनको आप क्या कहेंगे? उनको हम क्या कहेंगे? अल्कली कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कली। ऐसे बेस जो पानी में घुलनशील होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अल्कली कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए आपके पास क्या होते हैं जो पानी में सोल्यूबल होते हैं, उनके एग्जाम्पल होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आपके पास क्या आता है, देखना ध्यान से, भस्म। ठीक है, बेस। बेस क्या होते हैं? ये वाटर इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है, तो ये बेस का ये एक पार्ट है। तो यहां से क्या कंक्लूजन आता है, जो अल्कली है ना, यहां पर बच्चे बेसिकली क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है क्या, ऐसे बेस जो पानी में घुलनशील होते हैं ना, जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें अल्कली कहा जाता है, उन्हें सार कहा जाता है तो ये बेस ही, लेकिन किसमें सोल्यूबल है? वाटर में। तो हम क्या कहेंगे? ऑल अल्कली आर बेस। नोट करना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, नोट कर लो। चाहे 2000 का नोट ले लो, आजकल तो बड़ा नोट आया हुआ है। ठीक है, तो देखो नोट कीजिए इसे, क्या? ऑल अल्कली आर बेस। ऑल अल्कली आर बेस मतलब हिंदी में बोलिए, सारे जो सार होते हैं वो भस्म होते हैं, सारे सार भस्म होते हैं। बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली, पर सारे भस्म सार नहीं हो सकते। ठीक है, दोबारा से सुनिए, क्या कहा मैंने? ऑल अल्कली आर बेस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। सारे के सारे जो आपके पास सार हैं वो भस्म होंगे, पर ये जरूरी नहीं है कि जो भस्म हो वो सारे के सारे क्या हो? सार हो। ये बात अपने दिमाग में रखना, इसको फिट कर लो। ठीक है, तो ये आपके पास किसके बारे में बातें थी? ये आपके पास बेस के बारे में बातें थी। कुछ और बेसिक जो नेचर में होते हैं, जैसे साबुन होती है, हम घरों में यूज करते हैं। साबुन का नेचर कैसा होता है? सारीय होता है। जो साबुन है वो सारीय प्रवृत्ति की होती है, बेसिक नेचर की होती है। ठीक है, उसके बाद हम घरों में यूज करते हैं बेकिंग सोडा, जिसे हम बोल देते हैं खाने का सोडा। ठीक है, जिसका क्या फॉर्मूला होता है? NaHCO3। वो भी नेचर में कैसा होता है? सारीय प्रवृत्ति का होता है। कैसा होता है? सारीय प्रवृत्ति का होता है। तो देखिए ये आपके पास कुछ पॉइंट्स थे, किसके बारे में? बेस के बारे में, कि जो सार होता है वो क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमने हमारा कौन सा टॉपिक कवर कर लिया? बेस टॉपिक कवर कर लिया, सार जो था वो कवर कर लिया। तो आपको बस एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या ध्यान रखनी है, अल्कली और बेस में डिफरेंस माइंड में रखना है। किसमें? अल्कली और बेस में डिफरेंस माइंड में रखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारे पास जो टॉपिक आता है अब जो हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज द इंडिकेटर। क्या टॉपिक पढ़ेंगे हम? सूचक, इंडिकेटर पढ़ने वाले हैं। उससे पहले एक दो पॉइंट जैसे मैं बता देती हूँ। हमने कल वाले लेक्चर में बात किया था कि किसमें कौन सा अमल प्रेजेंट होता है, वहां से एक दो बातें और आ जाती है कि जो वीट होता है ना, वीट किसे कहते हैं बच्चों? गेहूं। गेहूं में कौन सा अमल होता है आपके पास? ग्लूटानिक एसिड होता है। ध्यान रखना है, ग्लूटानिक अमल होता है गेहूं में, ग्लूटानिक एसिड पाया जाता है।
कौन सा अम्ल पाया जाता है? ग्लूटानिक अम्ल पाया जाता है, ये माइंड में रखना है। अब हम हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और वो टॉपिक हमारा क्या है? इंडिकेटर, और आप क्या कह सकते हैं? सूचक। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो देखिए हमारे पास इंडिकेटर की बात कर लेते हैं। क्या होता है इंडिकेटर? इंडिकेटर, और आप क्या कह सकते हैं? इसे सूचक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सूचक कह सकते हैं। हमें ये करना है, देखिए मैंने आपको क्या कहा कि ऐसे सब्सटेंस जो स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं, उन्हें हम अम्ल कहते हैं। और जो ऐसे सब्सटेंस जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सार कहते हैं। और ऐसे सब्सटेंस जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है। पर आप एक चीज देखिए, क्या सारे के सारे सब्सटेंस को हम टेस्ट करने बैठेंगे कि भाई ये एसिडिक है या फिर ये बेसिक है? ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो हमारी सेहत के लिए क्या होते हैं? हानिकारक होते हैं। अगर हम उन्हें खाएंगे या तो हमारी डेथ हो सकती है या हमारी बॉडी को कोई नुकसान हो जाएगा। तो उस केस में हम कैसे पहचानेंगे कि जो दिया हुआ सब्सटेंस है वो अम्लीय है या सारीय है, वो एसिडिक है या बेसिक है? ठीक है, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों? उस केस में हम इंडिकेटर यूज करते हैं। जैसे हम गाड़ी में, बाइक पे, एक्टिवा पे इंडिकेटर यूज करते हैं ना, कि हमें इस डायरेक्शन में जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है। गाड़ी का इंडिकेटर डायरेक्शन बताता है। सिमिलरली जो हमारी केमिस्ट्री का इंडिकेटर है वो ये बताएगा कि जो दिया गया सब्सटेंस है वो अम्लीय प्रवृत्ति का है या फिर वो सारीय प्रवृत्ति का है। ठीक है, तो इंडिकेटर क्या होते हैं? एसिड बेस इंडिकेटर कह सकते हो आप, या सिंपली कह सकते हो इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आर दोज सब्सटेंस दैट आइडेंटिफाई दैट गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग इन कलर। देखिए इंग्लिश ज्यादा हो गई, सुनिए हिंदी में। क्या होता है इंडिकेटर? सूचक वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या बताते हैं? जो आपके पास सब्सटेंस दिया गया है वो अम्लीय है या सारीय, उसके रंग में परिवर्तन लाके। ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस का जब कलर चेंज हो जाता है, रंग परिवर्तन होता है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो बात करते हैं, देखना इंडिकेटर क्या होते हैं। ये हमें किसके बारे में बताते हैं? एसिड और बेस के बारे में बताते हैं, अम्ल तथा सार के बारे में बताते हैं। कैसे बताते हैं? इसके बाय चेंजिंग इट्स कलर। ठीक है, इनके कलर चेंज करके आप कह सकते हो रंग में परिवर्तन लाकर। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो इंडिकेटर है हमारे पास, जो सूचक है। ठीक है, तो देखिए क्या कहा मैंने, इंडिकेटर जो सूचक होते हैं वो क्या होते हैं? इंडिकेटर्स जो वो सब्सटेंस होते हैं तो जो हमें ये बता देते हैं कि जो दिया गया जो आपके पास सब्सटेंस है वो क्या है? अम्लीय या सारीय बाय चेंजिंग इट्स कलर, इनके रंग में परिवर्तन लाके। तो अब देखिए जो इंडिकेटर होते हैं ना, बेसिकली वो हम 2 टाइप के इंडिकेटर पढ़ते हैं। ठीक है, वन आपके पास होता है कौन सा? नेचुरल इंडिकेटर। कौन सा होता है? नेचुरल इंडिकेटर। क्लियर, जिसे हम क्या कह देते हैं? प्राकृतिक सूचक। क्या कह देते हैं? जिसे हम प्राकृतिक सूचक कह देते हैं। और दूसरा आपके पास क्या होता है? सिंथेटिक इंडिकेटर, और आप कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंडिकेटर। ठीक है, क्या कहा मैंने? सिंथेटिक इंडिकेटर या फिर क्या? आर्टिफिशियल इंडिकेटर, और जिसे हम क्या कह देते हैं हिंदी में? कृत्रिम सूचक। क्या कह देते हैं? कृत्रिम सूचक कह देते हैं। तो पहले सुनिए कि जो नेचुरल इंडिकेटर है वो क्या होते हैं और जो सिंथेटिक इंडिकेटर है वो क्या होते हैं। जो प्राकृतिक सूचक होते हैं वो क्या होते हैं? जो हमें किससे मिले? प्रकृति से मिले, नेचर से ऑब्टेन्ड हो। किससे ऑब्टेन्ड हो? नेचर से। और आप क्या कह सकते हो? द इंडिकेटर दैट आर ऑब्टेन्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे इंडिकेटर जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं जी? प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ठीक है, और सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? द इंडिकेटर मेड इन लेबोरेटरी। ऐसे इंडिकेटर जो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, या फिर आप कह सकते हो मेन मेड इंडिकेटर्स। ऐसे इंडिकेटर्स जो मानव निर्मित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं जी? कृत्रिम सूचक कहते हैं। बात कर लेते हैं हमारे पास कौन कौन से यूनिवर्सल इंडिकेटर, कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर है और कौन कौन से सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो देखिए प्राकृतिक सूचक में बेसिकली हम 2 बहुत इंपॉर्टेंट प्राकृतिक सूचक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? 2 बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल इंडिकेटर पढ़ते हैं, जिसमें से वन आपके पास होता है लिटमस। क्या होता है? लिटमस। ठीक है, क्या होता है आपके पास? लिटमस। और सेकंड आपके पास क्या होता है? सेकंड आपके पास होता है बच्चों टर्मेरिक, जिसे आप क्या कह देते हैं? हल्दी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? हल्दी कह देते हैं। बात आई समझ में? अब मैं यहाँ पर हिंदी लिख रही हूँ, बार बार हिंदी लिखूँ ना लिखूँ आपको समझ आ जाना चाहिए। लिटमस का मतलब लिटमस ही होता है, इसकी हिंदी यही होती है। उसके बाद देखिए कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक में आपके पास क्या आता है? मिथाइल ऑरेंज। क्या आता है? मिथाइल ऑरेंज। इसको हिंदी में भी यही कहेंगे, क्या? मिथाइल ऑरेंज। और दूसरा आपके पास बच्चों क्या होता है? फिनोफ्थलीन। क्या होता है?
फिनोफ्थलीन। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, आपके पास नेक्स्ट क्या होता है, फिनोफ्थलीन। इसकी भी हिंदी ये की ये है, ठीक है, तो फिनोफ्थलीन कहा जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक नहीं है, या फिर कौन सा प्राकृतिक सूचक है, और आपको 4 ऑप्शन दे दे। या फिर वो ये पूछ रहे निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम सूचक है या कौन सा नहीं है, और आपको 4 ऑप्शन दे दे। तो आपको ध्यान रखना है क्या, आपको ये ध्यान रखना है कि जो सिंथेटिक इंडिकेटर है वो कौन है, मिथाइल ऑरेंज, और कौन, फिनोफ्थलीन। और जो नेचुरल इंडिकेटर है वो कौन है, लिटमस, या फिर कौन है, टर्मेरिक। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसके बारे में, लिटमस के बारे में बातें करते हैं, देखना लिटमस के बारे में। और सुनो ध्यान से कि जो लिटमस होता है वो आपके पास क्या होता है। देखिए बहुत अच्छे से सुनना, यहाँ से आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन बनते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। देखना लिटमस जो होता है ना, लिटमस पेपर अगर हम बात करें तो ये हम तो 2 ही तरह के पढ़ते हैं, या तो लाल रंग का लिटमस, या तो नीला रंग का लिटमस, या तो ब्लू लिटमस, या तो रेड लिटमस। पर बेसिकली ये 11 से 12 प्रकार के होते हैं, या इससे भी अलग, इससे भी ज़्यादा टाइप के हो सकते हैं। पर हम जनरली कितने पढ़ते हैं, 2 ही पढ़ते हैं। हम कौन कौन से लिटमस पढ़ते हैं बच्चों, हम पढ़ते हैं रेड लिटमस, और हम क्या पढ़ते हैं, ब्लू लिटमस, लाल रंग का लिटमस और नीले रंग का लिटमस। अब देखना जो ये लिटमस है ना, ये लिटमस जो हमें ये कहाँ से मिलता है, जो लिटमस है ये बेसिकली एक लाइकेन का प्लांट होता है। देखिए इंग्लिश में इसे लिचन कह देते हैं, हिंदी में इसे लाइकेन कह देते हैं। लाइकेन का एक पौधा होता है, उससे बनाया जाता है, ठीक है। तो जो लिटमस है वो कहाँ से मिलता है, लिटमस कहाँ से प्राप्त होता है, हमें लाइकेन के प्लांट से मिलता है, लाइकेन के पौधे से मिलता है। और जो ये लाइकेन प्लांट है बच्चों, ये जो लाइकेन प्लांट है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, किस परिवार से संबंध रखता है, तो थैलोफाइटा फैमिली से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है, ये थैलोफाइटा फैमिली से बिलोंग करता है। आपको ध्यान रखना है किससे बिलोंग करता है, थैलोफाइटा परिवार से संबंध रखता है। कौन, लाइकेन का पौधा। और हमें लिटमस कहाँ से मिलता है, लाइकेन के पौधे से मिलता है। लाइकेन का पौधा क्या होता है जी, लाइकेन का पौधा आप देख सकते हैं, थोड़ा सा देख लेना उसकी पिक्चर गूगल वगैरह से। लाइकेन का जो पौधा होता है ये एक हाइब्रिड प्लांट होता है। क्या होता है, ये एक हाइब्रिड प्लांट होता है, एक हाइब्रिड पौधा होता है। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, जो 2 या 2 से अलग टाइप के कैरेक्टरिस्टिक हो जिसके अंदर, ठीक है। तो ये हाइब्रिड प्लांट होता है। और जो लाइकेन का प्लांट ये एक हाइब्रिड प्लांट है, किस किस से मिलकर के बनता है बच्चों, इसके अंदर क्या पाया जाता है, ये किस किस चीज का हाइब्रिड प्लांट है, ये एल्गे तथा फंगस का। ध्यान से रखना, एल्गे तथा फंगस का क्या होता है, ये एल्गे तथा फंगस का क्या होता है, एक हाइब्रिड प्लांट होता है। अब आप कहेंगे मैडम ये एल्गे क्या आ गया, फंगस क्या आ गया, तो एल्गे क्या होता है आपके पास, शैवाल, जिसे हम क्या कह देते हैं बच्चों, शैवाल कह देते हैं। और फंगस आपके पास क्या हो गया, कवक हो गया। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, एल्गे जिसे मैंने शैवाल कहा, आपने देखा होगा जब बारिश ज्यादा आ जाती है और पानी इकट्ठा हो जाता है, या फिर बारिश चाहे ना हो लेकिन जहां पर पानी ज्यादा इकट्ठा होता है उस पानी पर हरे रंग की काई जम जाती है। उस पानी पर क्या होती है, हरे रंग की परत जम जाती है। उस पानी पर जो हरे रंग की परत जम जाती है, वो हरे रंग की जो काई होती है ना, बेसिकली वो क्या होती है, वो शैवाल ही होता है। उसे ही क्या कहा जाता है, उसे एल्गे कहा जाता है। बात आई समझ में, ठीक है। तो क्या होता है आपके पास जो एल्गे होता है वो कैसा होता है रंग में, वो ग्रीन होता है, वो हरे रंग का होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो अगर ग्रीन है तो आपने देखा होगा कि जो पौधे होते हैं उनमें एक हरे रंग का वर्णक होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, एक कलर्ड पिगमेंट पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। और वो क्लोरोफिल और जो सनलाइट होती है, सूर्य की रोशनी, वो किसके लिए जिम्मेदार होती है, वो प्रकाश संश्लेषण विधि के लिए जिम्मेवार होती है। और प्रकाश संश्लेषण विधि से ही पौधे अपना खाना तैयार करते हैं। चलो छोड़ो सारी बात, ये मैंने आपको बता दिया। तो जहाँ ग्रीन कलर का पिगमेंट होगा ना, वहाँ पर क्लोरोफिल होगा। जहाँ पर क्लोरोफिल होगा वो जो फूड है, जो प्लांट है, वो अपना फूड खुद बना सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि जो ये एल्गे है इसके पास क्या होता है, ये हरे रंग का होता है, तो इसका मतलब इसके पास क्लोरोफिल होगा। और क्लोरोफिल होगा तो ये क्या कर सकता है, ये खाना बना सकता है जी, ये फूड प्रिपेयर कर सकता है, ठीक है। अब देखिए फंगस, कवक। कवक क्या आपको मैं अगर एग्जांपल दूं, आपने देखा होगा जो ब्रेड होता है या आटा होता है, अगर हम उसको ज्यादा लंबे टाइम तक रख दें तो उसके ऊपर क्या होती है, सफेद सफेद कलर की परत जम जाती है, ठीक है। या फिर उसके ऊपर क्या है, सफेद सफेद फंगस सी उठ जाती है, ठीक है। जैसे ब्रेड वगैरह आपने बाहर रख देंगे, उस पर देखते भी होंगे, तो सफेद कलर की जो फंगस सी उठ जाती है वो आपके पास क्या होती है बच्चों, उसे ही हम कवक कहते हैं। क्या कहते हैं, कवक कहते हैं। अब देखिए वो तो सफेद सफेद कलर की होती है, क्रीम क्रीम कलर की होती है, तो वो तो क्या है, वो तो अपना खाना नहीं बना सकते क्योंकि उनके पास तो क्लोरोफिल नहीं होता, उनके पास तो ग्रीन कलर का पिगमेंट नहीं होता। पर क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जो फंगस होती है ये क्या करती है, इसकी एक बहुत अच्छी खासियत है क्या, कि ये पानी को सोखने की क्षमता बहुत होती है इसमें।
इसमें, ये वाटर को बहुत अच्छे लेवल पर क्या कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है, पानी को सोखने की क्षमता होती है। तो क्या होगा देखना, होगा क्या, फंगस वाटर ऑब्जॉर्ब करता है लाइकन के प्लांट में, क्योंकि लाइकन का प्लांट क्या है, इनका हाइब्रिड प्लांट है, किसका, एल्गे का और फंगस का। तो क्या हुआ, फंगस जो उसको पानी के सोखने की क्षमता है, फंगस के पास किसकी क्षमता है, पानी को सोखने की। और जो आपके पास शैवाल होते हैं ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो अब देखिए खाना बनाने के लिए पानी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो ये क्या करते हैं, फंगस और ये आपस में बात करते हैं, कवक क्या करता है, इसको पानी दे देता है, किसको, एल्गे को, और एल्गे क्या करता है, उसके बदले में इसे खाना दे देता है। तो मतलब क्या हुआ, ये एक दूसरे की क्या करते हैं, सहायता करते हैं, और अपना जीवन यापन करने के लिए ये एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। क्या रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। और ऐसी चीजें जो एक दूसरे की सहायता करती है और एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, उनके बीच में सहजीवी संबंध होता है। तो जो एल्गे और फंगस है ना बच्चों, इनके बीच में क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जी, इनमें सहजीवी संबंध होता है, इनमें क्या होता है, इनमें सहजीवी संबंध। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, इनमें क्या होता है, सहजीवी संबंध होता है। क्लियर। तो क्या कहा मैंने, जो एल्गे और फंगस है ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। क्यों करते हैं, मैंने आपको बताया, ये इसको पानी देता है, ये इसको खाना प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, लेकिन आप कहते हैं मैडम आप तो हमें लिटमस के बारे में बता रहे थे। तो यस, लिटमस आपको किससे मिलता है, लाइकन के पौधे से। तो आपको लाइकन के पौधा किस परिवार से बिलोंग करता है, थैलोफाइटा फैमिली से। लाइकन का जो प्लांट है वो एक हाइब्रिड प्लांट होता है, जो शिवाल और कवक से मिलकर के बनता है, और शिवाल और कवक के बीच में क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। एक एक चीज नोट करते रहो, कॉपी पास में लेके बैठो, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए आपके पास क्या हुआ, लाइकन का प्लांट। और क्या होता है, जो ये लाइकन का प्लांट होता है बच्चों, ये जो लाइकन का प्लांट होता है ना, इसे क्या कहा जाता है, एयर पोल्यूशन इंडिकेटर। क्या कहा जाता है इसे, इस पौधे को क्या कहा जाता है, एयर पोल्यूशन इंडिकेटर कहा जाता है। और आप क्या कह सकते हो, इसे वायु प्रदूषण सूचक पौधा कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे, वायु प्रदूषण सूचक पौधा कहा जाता है, वायु प्रदूषण सूचक पौधा कहा जाता है इसे। ठीक है, एयर पोल्यूशन इंडिकेटर प्लांट कहा जाता है इसे, लाइकन के प्लांट को। अब देखिए और इससे क्या क्वेश्चन बनता है, ये जो लाइकन का प्लांट होता है बेसिकली, इससे क्या होता है, एक लिक्विड, एक तरल पदार्थ टपकता रहता है। क्या कहा मैंने, जो लाइकन का प्लांट होता है ना, जो ये आपके पास लाइकन का पौधा होता है, इससे एक तरल पदार्थ टपकता रहता है, और उस जो लिक्विड होता है ना, जो तरल पदार्थ होता है, उससे दवाई बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फिट्स मेडिसिन कहते हैं। सुनना ध्यान से, क्या कहा मैंने, लाइकन के प्लांट से एक लिक्विड निकलता है, एक तरल पदार्थ निकलता है, जिससे एक दवाई बनती है, एक मेडिसिन बनती है। उस मेडिसिन को फिट्स मेडिसिन कहा जाता है, या फिर देखिए क्या कहा जाता है, मिर्गी के दौरों की दवाई। क्या, मिर्गी के दौरों की दवाई बनती है जी, आपको ध्यान रखना है। तो लाइकन का पौधा मिर्गी के दौरों की दवाई बनाने में भी क्या होता है, सहायता करता है। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह के बने, क्या बने, जो लिटमस है वो किस पौधे से मिलता है, लाइकन के पौधे से। लाइकन का पौधा किस फैमिली से बिलोंग करता है, थैलोफाइटा फैमिली से। लाइकन का पौधा हाइब्रिड प्लांट है किस किसका, एल्गे और फंगस का। उन दो जीवों के नाम बताइए जो सहजीवी संबंध शो करते हैं। तो आप क्या कहेंगे, शिवाल तथा कवक। ठीक है, वायु प्रदूषण सूचक पौधा कौन सा होता है, लाइकन होता है। ठीक है, फिट्स मेडिसिन किस प्लांट से बनाई जाती है, लाइकन के प्लांट से बनाई जाती है। ये लिटमस के बारे में बातें थी, किसके बारे में बातें थी, लिटमस के बारे में बातें थी। लिटमस किससे मिलता है, लाइकन के पौधे में। तो आपको लाइकन के पौधे के बारे में कुछ नॉलेज हो गई। ठीक है, ये चीजें आपको एक एक नोट करनी है, एनर्जेटिक रहना है, और हर चीज क्या करनी है, माइंड के अंदर फिट कर लेनी है। अब देखिए सुनिए, तो मैंने आपको बोला लिटमस क्या करे, लिटमस में अगर हम कहें कि आपके पास कोई भी सब्सटेंस है मान लो, और वो आप कैसे चेक करेंगे, वो एसिड है। अगर एसिड हुआ तो वो क्या कर देगा बच्चों, अगर वो एसिड हुआ ना तो क्या करेगा, बोलो, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट, नीले रंग के लिटमस से लाल रंग के लिटमस में चला जाएगा। और अगर वो क्या हुआ, अगर वो बेस हुआ, सार हुआ, तो क्या करेगा, लाल रंग के लिटमस को नीले रंग के लिटमस में बदल देगा, रेड टू ब्लू चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास लिटमस के बारे में बातें थी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट इंडिकेटर कौन था, अगर आपको याद हो तो नेक्स्ट इंडिकेटर हमारा क्या था, टर्मेरिक था। क्या था, टर्मेरिक, हल्दी। ठीक है, टर्मेरिक था। और आपके पास क्या आता है, हल्दी आता है। और ये तो आपने एक ऐड भी सुनी होगी, क्या, विको वज्रदंती टर्मेरिक, टर्मेरिक क्रीम। ठीक है, हल्दी वाली क्रीम लगाओ, चेहरा सुंदर बनाओ, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, पर आप देख लो, मेरे को क्रीम की ऐड नहीं करनी है, मुझे आपको टॉपिक बताना है। ठीक है, टर्मेरिक, हल्दी की बात करते हैं हम।
ठीक है। हल्दी जो आपके पास ये क्या, ठीक है। तो देखिए हमने क्या पढ़ रहे थे, हम टर्मेरिक पढ़ रहे थे। टर्मेरिक का कलर कैसा होता है, खुद का येलो होता है। आप सबको पता है हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला होता है, ठीक है। तो अगर कोई भी सब्सटेंस हमने हल्दी पे डाला और अगर वो अम्लीय है, अम्लीय प्रवृत्ति है, तो वो येलो येलो ही रहेगा। पर अगर वो क्षारीय प्रवृत्ति का होगा तो जो हल्दी है वो किसमें, जो इसका पीला रंग है वो किसमें बदल जाएगा, लाल रंग में बदल जाएगा। आप कैसे याद रखेंगे, देखिए मैंने कहा मान लो कि हमने व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं और खाना खा रहे हैं, ठीक है, और खाना खाते वक्त जो सब्जी है वो आपके कपड़ों पे डल गई, ठीक है, तो उसका कलर क्या हो जाएगा हमारे, क्योंकि सब्जी में क्या होती है, हल्दी होती है, तो कपड़े पे जो दाग है वो क्या हो जाएंगे, येलो कलर के हो जाएंगे। जब हम उसे वॉश करेंगे तो जब हम उस पर साबुन लगाएंगे तो क्या देखते हैं हम कि जो वो येलो कलर का दाग था वो किस में चला गया, रेड कलर में चला गया, लाल रंग का हो गया। क्यों, क्योंकि जो साबुन होती है ना वो किस प्रवृत्ति की होती है, क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, बेसिक इन नेचर होती है। इसीलिए मैंने आपको क्या कहा कि जो हल्दी होती है वो क्षारीय माध्यम में कैसी हो जाती है, लाल, और एसिडिक में कैसी होती है, येलो की येलो ही रहती है। उसके बाद देखिए हमारे पास जो इंडिकेटर थे वो आपके पास कौन से थे, आर्टिफिशियल या फिर आप कह सकते हो सिंथेटिक इंडिकेटर, जिसमें आपके पास क्या था, एक आपके पास था मिथाइल ऑरेंज और एक आपके पास क्या था, फिनोफ्थलीन, ठीक है। एक आपके पास क्या था, मिथाइल ऑरेंज, और दूसरा आपके पास क्या था, फिनोफ्थलीन था। और ये दोनों के दोनों क्या है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है फिनोफ्थलीन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, फिनोफ्थलीन, ये लो। अब देखिए जो मिथाइल ऑरेंज होता है ना, इसका खुद का कलर कैसा होता है, ऑरेंज ही होता है। क्या होता है, ऑरेंज ही। और जो फिनोफ्थलीन होता है ना, इसका कोई कलर नहीं होता, ये रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। क्या होता है, ये कलरलेस होता है। समझ आई बात। अब आपको कोई सब्सटेंस दे दिया जाए और कहा जाए कि बताओ ये एसिडिक है या बेसिक, और मिथाइल ऑरेंज से आपको जानना है। तो देखिए जो आपके पास मिथाइल ऑरेंज होता है ये एसिडिक में, अम्लीय प्रवृत्ति में कैसा हो जाता है, और ये बेस में कैसा हो जाता है, हम बात करते हैं बेसिक मीडियम में, ठीक है, क्षारीय माध्यम में। एसिडिक मीडियम में जो मिथाइल ऑरेंज है ना, ये आपके पास क्या हो जाता है, येलो। कैसा हो जाता है, ये येलो, पीले रंग का। अगर कोई सब्सटेंस अम्लीय होगा ना तो आप उसको इसके अंदर डिप करोगे तो ये ऑरेंज से किस में चला जाएगा, येलो में। और अगर कोई सब्सटेंस क्षारीय प्रवृत्ति का होगा तो जो मिथाइल ऑरेंज है वो ऑरेंज से किस में चला जाएगा, रेड में। किस में चला जाएगा, सॉरी पिंक में। किस में चला जाएगा, पिंक में चले जाएगा। भाई ध्यान रखना, गुलाबी रंग का हो जाता है। कैसा हो जाता है, गुलाबी रंग का हो जाता है मिथाइल ऑरेंज, जब आपके पास कैसा माध्यम हो, अगर माध्यम क्षारीय है। अगर आपके पास दिया गया सब्सटेंस बेसिक है नेचर में, तो जो ऑरेंज से अगर वो पिंक में चला जाएगा, ठीक है, गुलाबी रंग में चला जाएगा। और फिनोफ्थलीन खुद क्या होता है, कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। तो अम्लीय प्रवृत्ति में ये क्या रहता है, कलरलेस ही रहता है, रंगहीन ही रहता है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर हमने फिनोफ्थलीन के अंदर मान लो कोई सब्सटेंस डाला, उसकी ड्रॉप डाली, और फिनोफ्थलीन का जो रंग था वो कैसा हो गया आपके पास, फिनोफ्थलीन का जो रंग था वो आपके पास कैसा हो गया, यह आपके पास कैसा हो जाएगा, अगर येलो हो गया तो आप क्या बोलेंगे, वो क्या है, आपके पास बेसिक है। ठीक है, क्या है आपके पास, बेसिक है। नहीं, सुनिए ध्यान से, दोबारा से देखिए आप, ठीक है, अच्छे से देखिए इसको। क्या कहा मैंने, मिथाइल ऑरेंज और फिनोफ्थलीन को एक बार फिर से देखिए। अगर जो आपके पास मिथाइल ऑरेंज है, इसका खुद का कलर कैसा होता है, ऑरेंज होता है। जब आप इसको किस में डालेंगे, अगर सार में, तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों, ये येलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये येलो हो जाता है। अगर सार माध्यम है ना तो पीले रंग का हो जाता है। और ये कैसा हो जाता है बच्चों, ये रेड कलर का हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज कैसा हो जाता है, एसिडिक मीडियम में रेड कलर का हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। इसके लिए ध्यान रखना अच्छे से। और जो आपके पास फिनोफ्थलीन है, ठीक है, फिनोफ्थलीन जो आपके पास है, ये फिनोफ्थलीन आपके पास कैसा हो जाएगा, ये खुद अम्लीय में तो क्या रहेगा, ये रंगहीन ही रहेगा, इसका कोई कलर नहीं होता। पर जो क्षारीय है ना, जो क्षारीय माध्यम है, इसमें ये कैसा हो जाएगा, उसमें ये पिंक कलर का हो जाएगा। ये हो जाता है जो गुलाबी रंग का। गुलाबी रंग का कौन होता है, फिनोफ्थलीन हो जाता है। किसमें, क्षारीय प्रवृत्ति में। मान लो आपके पास अब फिनोफ्थलीन था और कोई सब्सटेंस ऐसा था जो क्षारीय था नेचर में, आपने फिनोफ्थलीन की बूंद डाली उसमें, आपने फिनोफ्थलीन में क्षारीय नेचर का किसी की एक बूंद डाली, अगर वो कलरलेस से पिंक में चला जाए, रंगहीन से गुलाबी में चला जाए, तो उसका नेचर कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा जी, बेसिक होगा, क्षारीय होगा। तो ये आपकी किसके बारे में बातें थी, इंडिकेटर्स के बारे में बातें थी। किसके बारे में बातें थी, इंडिकेटर्स के बारे में बातें थी। ठीक है, तो ये हमने इंडिकेटर पढ़ा। अब देखिए हम कोई नॉर्मली बेस कर लेते हैं, कुछ बेस के फॉर्मूले और आपको याद होने चाहिए। जैसे मैंने आपको बोला NH4OH, NH4OH को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड।
ध्यान रखना NH4OH क्या नाम होता है इसका? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हिंदी में लिख देते हैं, ये लो, हिंदी लो, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या होता है, ध्यान से देखते जाना। उसके बाद आपके पास होता है कास्टिक सोडा। क्या होता है? कास्टिक सोडा। जो हमारे पास क्या होता है बच्चों? NaOH। क्या होता है? NaOH। इसे क्या कहा जाता है? Na का मतलब क्या होता है? बोलिए, सोडियम, और OH का मतलब क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? हाइड्रोक्साइड। उसके बाद आपके पास आता है MgOH की ट्वाइस। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशिया का दूध, ठीक है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, मैग्नीशिया का दूध कहा जाता है। इसका नाम क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम होता है इसका? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये किसका काम करता है? ये प्रति अम्ल का काम करता है, एंटा एसिड का काम करता है। ये भी आपको माइंड में रखना है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और होता है इंपॉर्टेंट, जिसे आप खाने का सोडा कहते हैं, NaHCO3, जिसे आप बेकिंग सोडा कह देते हैं, जिसका क्या नाम है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भी नेचर में कैसा होता है? बेसिक होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज आपने हमारे सेशन को एंजॉय किया होगा, और मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।